थोड़ा सा टेक्निकल, हालांकि हमें एक आज कोई वकालत के भी बंदे को रखना चाहिए था। कुछ टेक्निकल मुद्दा है, ये यूनिफॉर्म कहाँ नहीं है। हम देखते हैं, फाकिर भाई आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि देश में ज्यादातर कानून तो यूनिफॉर्म है, क्रिमिनल सारे कानून यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो हमको दिक्कत कहाँ आ रही है? यूनिफॉर्मिटी तो है अब, और क्या यूनिफॉर्मिटी का मतलब पर्सनल फ्रीडम को खत्म कर देना है? क्या मतलब डाइवर्सिटी को खत्म कर देना है? इसको कैसे देखेंगे फाकिर भाई? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर डाइवर्सिटी का की इज्जत रखेंगे कि नहीं रखेंगे? फाकिर भाई आवाज नहीं आ रही, फाकिर भाई इसको थोड़ा सा रुकिए, मैं अनम्यूट करूं। हाँ बोलिए। हाँ जी जी, हाँ सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ माइक आप लगा सकते हैं, वो यहाँ से म्यूट था। जी जी, सुनाई पड़ रहा है? जी जी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप बोले। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर इंडिवियर वर्ड है कि कोशिश करेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वह है जो इनफोर्सिबल नहीं है, उसे आप लागू नहीं करवा सकते हैं कि जाके, जिसे होता है ना डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसेंशियल, तो ये कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 में है कि कोशिश किया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू हो। और कॉमन भाषा में कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड में फर्क नहीं किया जाता है, दोनों को एक ही माना जाता है। और ये बाल में खाल निकालें जैसा भी कोई समझ सकता है कि भाई कॉमन, तो नाम से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। आप कॉमन सिविल कोड भी सर्च में डालेंगे ना गूगल में, तो यूनिफॉर्म आएगा, मैंने सर्च डाल के देखी। तो एक ही लोग, आम लोग उसको समझते हैं। नहीं फाकिर भाई, मेरा सवाल ये था कि अगर हम सबको कॉमन या यूनिफॉर्म कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी तो खत्म हो जा रही है ना। हाँ, तो फिर उसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, हर एक ये जो समुदाय है, मुस्लिम है, पारसी है, सबका अलग अलग इतिहास रहा है, अलग अलग ढंग से उनका सांस्कृतिक जीवन है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये अलग कल्चरल आइडेंटिटी के खिलाफ है, मैं इसका हामी हूं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि बात वहीं तक नहीं रुक जाए। तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी को यूनिफॉर्म क्यों समझ रहे हैं? उसमें अहमदिया भी है, उसमें हनफी भी है, उसमें पसमानदा भी है, और उसको आप यूनिफॉर्म कोड बना रहे हैं। तब आपको जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जो सैयद लोग ये सवाल उठाते हैं कि इससे डाइवर्सिटी कष्ट होगी, तो वो जो मुस्लिम 1937 में बनाए हैं, उससे क्या पसमानदा सबको एक ही में हाँक देते हो? सही है कि हमारी औरतें, उनकी औरतें, हमारी औरतों को तो बेपर्दा कर दिए, वो अपनी औरत के नकाब में डाल दिए, तो कहाँ यूनिफॉर्म है? तो मेरा कहना है कि यूनिफॉर्मिटी, डाइवर्सिटी एक रिलेटिव टर्म है कि आप डाइवर्सिटी से समझते क्या है। तो कहीं ना कहीं अब डाइवर्सिटी के नाम पे ये तो नहीं बोलिएगा ना कि सबको अलग अलग सजा होना चाहिए। मौत का सजा सबको फांसी होता है। एक जमाने में ब्राह्मणों को फांसी नहीं होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय अलग अलग जातियों को अलग अलग सजा था। तो क्या डाइवर्सिटी के सैयदों को भी फांसी नहीं होती थी? हाँ, नहीं होता था। तो ने इस पे काम किया है। हाँ, तो डाइवर्सिटी को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। हम डाइवर्सिटी को कैसे व्याख्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। जी अच्छा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि डाइवर्सिटी जहां डिस्क्रिमिनेशन को पैदा कर रही है, वहां पर हमको पर्सनल इज पॉलिटिकल बनाना पड़ेगा, यही ना? मतलब अगर हम पॉलिटिकल साइंस के टर्म में बात करता हूँ, ठीक है फकार भाई। ये थोड़ा देखिए, अभी थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया कि थोड़ा हम पर्सनल लिबर्टी की से आते आते हम कल्चरल लिबर्टी की भी बात कर रहे हैं ना। हम ये जानते हैं कि भारत कोई एक समाज नहीं, ना तो हिंदू एक समाज है, ना तो मुस्लिम एक समाज, जैसे आपने बोला। इसी तरीके से कोई एक कल्चर, कोई एक कोड भी नहीं हो सकता। संथालों का अलग कोड है, नागालैंड का अलग कोड है। तो ऐसे में ये कैसे यूनिफॉर्म हो? क्या एक बैग सब कुछ बदल दिया जाए कि कैसे क्या हो? इसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं फाकिर भाई? हाँ, ये जो यूनिफॉर्म का सवाल जुड़ा हुआ है, वो इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो इक्वलिटी की फिलॉसफी है कि इक्वलिटी होना चाहिए। आज भी जो बार बार ये सवाल उठाया जाता है बीजेपी चाहे तमाम लोगों द्वारा, तो वो इसलिए उठाया जाता है कि उनको लगता है कि भेदभाव है महिलाओं के साथ, और उनको जो तलाक का अधिकार है मुस्लिम पुरुष को, वैसा स्त्रियों को नहीं है। तो इसमें इक्वलिटी का एक धारणा छिपा हुआ है यूनिफॉर्म
कोड के पीछे। तो उसमें आपको देखना होगा कि इक्वलिटी के अलग अलग लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इसकी इक्वलिटी की व्याख्या बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर कि आप इक्वलिटी से क्या मायने लगाते हैं। इन्फॉर्म सिविल कोड को इसके बगैर नहीं समझा जा सकता है। और देखना होगा कि इन्फॉर्म सिविल कोड मेरे जानते ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा है, ये पसमानदा से जुड़ा हुआ मुद्दा ही नहीं है। इस पर हम लोग जो बहस कर रहे हैं वक्त जाया कर रहे हैं। तो इसमें क्योंकि ये पूरी तरह अशरफ लोगों से ये मुद्दा जुड़ा, मैं स्पष्ट करता हूं क्यों। इसके ये बहुत एक गहरी बात है इसके पीछे, अगर हम ध्यान देंगे तो। ये जो पर्सनल लाइफ को कहा जाता है, ये 4 चीजों से जुड़ा हुआ है। एक है मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, संपत्ति का अधिकार किसको मिलेगा, और आप कैसे मैरिज करेंगे, और मैरिज को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, और प्रॉपर्टी का जब सक्सेशन होगा तो कैसे, और एडॉप्शन। ये 4 चीजों से, एडॉप्शन को इस्लाम लॉ तथा कथित मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ अलाउ नहीं करता है। तो मैरिज में भी अलग ढंग का है। तो ये तमाम मुद्दे आप देखिएगा कि जो हिंदू पसमानदा मुस्लिम पसमानदा ज्यादा समान है, और एक हिंदू सवर्ण उतना समान नहीं है, अलग अलग है अपने कल्चर में, अलग अलग शो करने का कोशिश। तो हमारे यहाँ पर्सनल लॉ की इसलिए जरूरत नहीं होती है। जो पसमानदा है वो कम्युनिटी से गवर्न होता है। हमारे यहाँ लॉ और कानून को जो आधुनिक अवधारणा थी, इसकी जरूरी ही नहीं थी। मुस्लिम जो पसमानदा समाज है या हिंदू पसमानदा भी, वो कम्युनिटी लाइफ है। एक कम्युनिटी लाइफ टर्म को अगर आप समझ लेंगे कि सामुदायिक जीवन है, वहां सेल्फ भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ये जो पर्सनल इंडिविजुअलिज्म की धारणा जदीदियत जिद्दत के साथ, आधुनिकता के साथ आई, तो आधुनिकीकरण, और आज भी हम लोग इन्फॉर्म सिविल कोड का बात कर रहे हैं तो इसीलिए कर पा रहे हैं कि ये रिलीजन वगैरह किनारे में चला गया और एक सेकुलर का कंसेप्ट आया यूरोप में। तो एक कॉमन इंडिविजुअल का जन्म हुआ, और इंडिविजुअल की राइट, पर्सनल राइट जो है वो बड़ी पवित्र चीज बन गई कि एक व्यक्ति का जो राइट बड़ा पवित्र होना चाहिए, उसका राइट होना चाहिए। तो ये मामला पूरी तरह से आधुनिकीकरण से जुड़ा हुआ है। आज फयाज साहिब को हिंदू समाज ज्यादा वो दिख रहा है प्रगतिशील, तो इसलिए कि वहां मॉडर्नाइजेशन की कोशिशें हुई, और उसी मात्रा में मुस्लिम में मॉडर्नाइजेशन की कोशिशें नहीं हो सकी। उनकी संख्या कम थी, उनकी सरकार नहीं थी। तो जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात किया जाता है तो इसके अलग अलग मायने लगाए जाते हैं। तो ज्यादातर मायने ये लगाया जाता है, यूनिफॉर्म मतलब कि मुस्लिम को भी हिंदुओं जैसा बना देना। और ये यही प्रोसेस नहीं रुकता है कि मुस्लिम को हिंदू जैसा बना देना और पसमानदा को मुस्लिम जैसा बना देना, अशरफ जैसा। इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, आप गौर करेंगे। इस तरह इन्फॉर्मिटी लाई जाती है। इसलिए इन्फॉर्मिटी, नॉन इन्फॉर्मिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि वो इन्फॉर्म बनाया। जैसे बराबर बनाना है तो आप एक लंबा आदमी को छोटा करके भी बना सकते हैं, इसको लंबा करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ बराबर बनाने का मतलब कुछ और है। मतलब क्या है, हिंदुओं जैसा मुस्लिम को बना देना है और अशरफ जैसा पसमानदा को बना देना। जबकि होना क्या चाहिए, मैं इन्फॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हूं, बशर्ते कि वो इस तरह से लागू हो कि सारे मुस्लिम पसमानदा जैसे बना दिए जाए, और हिंदू रिलीजन को भी फिर वो मुस्लिम जो कि पसमानदा जैसा है वैसा बना दिया जाए। तब मैं इन्फॉर्म सिविल कोड का इस शर्त पे मैं आपसे इसी जोड़ रहा हूं कि आप देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में भी हिंदू कल्चर को बहुत किया गया है ना, कि वो और इवन की जब भारत स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया उसमें कजिन से शादी को वो अलाउ नहीं करते। तो अब हमारे कल्चर में तो कजिन से शादी अलाउ है। तो फिर ऐसा जो आपकी जो बात कह रहा हूँ उसी बात को मैं जोड़ रहा हूँ कि फिर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई ना कि आपने मुस्लिम कल्चर को कहाँ रखा। स्पेशल मैरिज एक्ट बनाकर भी आपने उसमें कजिन शादी को अलाउ नहीं किया, ठीक है। और जो हिंदू मैरिज एक्ट बना है उसमें जितने मिताक्षरा का पूरा नहीं फॉलो किया, लेकिन वो है ना वहां पे जो कस्टम जो रीतियां हैं, क्या वो जैन उस तरह फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जब सिख थे, सिखों ने एक लड़ाई लड़ी, प्रकाश सिंह बादल ने जो है आर्टिकल 25 की जो प्रतियां जलाया करते थे, बाद में लड़ाई लड़के अपना अलग मैरिज एक्ट लेके आए, वो उससे निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिर यही बात तो हमसे कही जाती है। जो मेरे दोस्त हैं और जो अशराफ साथी भी है वो यही तो कह रहे हैं कि तुम लोग इतने अंधे हो जा रहे हो कि अपने कल्चर को भी छोड़ रहे हो। वो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। हम भले ही कह रहे हैं कि पसमानदा कल्चर, अशराफ कल्चर, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ एक कल्चर के कुछ पार्ट ऐसा है जो पसमानदा अशराफ दोनों में कॉमन है और उसको भी ये खत्म कर देगा। इस पे थोड़ा बोलिए, इसको थोड़ा समझाइए।
इसको मैं इस तरह समझाना चाहता हूं कि जो पर्सनल लॉ है वो पर्सनल लॉ इससे जुड़ा हुआ है, मैरिज से जुड़ा हुआ है, जेंडर से जुड़ा हुआ है। मैरिज का मतलब ही होता है दो जेंडर के बीच में। आज भी होमोसेक्सुअल शादी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं हेटेरोनॉर्मेटिव के ही टर्म में बात करूंगा, स्त्री पुरुष वाले का। तो उससे जुड़ा हुआ है और जेंडर कास्ट से जुड़ा हुआ है। तो जितना ये जो पर्सनल एक्ट है वो पेट्रियार्की को प्रिजर्व करने के लिए बना हुआ है। देखिएगा इसका एकमात्र उद्देश्य है, नहीं तो जो पर्सनल चीज है उसमें लॉ बनाना जैसा बेहुदा ख्याल, आप देखिएगा ये ख्याल बहुत अमर्यादित है। बेहुदा से मेरा तात्पर्य है अमर्यादित। एक जो पर्सनल स्पेस है प्राइवेट आदमी का, जिससे मन शादी करे, और ये एकदम आधुनिकता का यह बेसिक सिद्धांत है। और उसमें क्या लॉ और ये सब बनाना, दो आदमी प्यार, उसको लॉ से रेगुलेट करने की बात ही बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत आइडियल आदर्शवादी बात नहीं है। लेकिन चूंकि अचानक इतना चेंज नहीं हो सकता है तो प्रैक्टिकली हम ये सब बात करते हैं। तो ये देखिएगा कि प्रैक्टिकल इसका मीनिंग देखने की कोशिश कीजिए। तो ये पेट्रियार्की को प्रिजर्व करने के लिए होती है। और वो जो पेट्रियार्की मुस्लिम या हिंदू जो भी पेट्रियार्की है वो किस लिए है, वो कास्ट को प्रिजर्व करने, इसी कास्ट के विमर्श को गायब कर देने से ये इन्फर्म का रोड एक पूरी तरह से दर्शन शास्त्र बन जाता है और इसका अर्थ नहीं समझ पाता है। क्योंकि मेन चीज को आप गायब, ये सारे पर्सनल लॉ, चाहे हिंदू पर्सनल लॉ हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या इन्फॉर्म पर्सनल लॉ अगर आ जाए तो इस सारे पर्सनल लॉ का उद्देश्य है कास्ट को प्रिजर्व करना, कास्ट को बनाए रखना। आप देखिएगा ये स्पेशल मैरिज एक्ट लाना ही इसलिए पड़ा कि इंटर रिलीजियस और इंटर कास्ट मैरिज नहीं हो पा रहा था हिंदू और बाकी लॉ में, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लाना पड़ गया कि अगर दो अलग रिलीजन के भी आदमी शादी करना चाहे तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं। लेकिन वो भी इसलिए संभव हो पाया, आज भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाने आप जाइए तो मदर के आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। एक बहुत फेमस केस हुआ। तो अब बताइए इन्फॉर्म कहाँ रह गया? इन्फॉर्म दो रिलीजन को एक समान कर देना इन्फॉर्मिटी नहीं है, दो जेंडर को भी यूनिफॉर्म करके दिखाइए, दो कास्ट को भी इन्फॉर्म करके दिखाइए। सैयद तो जुल्हा के लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन ये जुल्हा के लड़की से शादी नहीं कर सकता है। और अगर सैयद की लड़की शादी कर लेते उसको तो अपने पति का कास्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कास्ट नहीं मिलेगा। वो जो फेमस केस है रमेश भाई नायका वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स का, वहां पर मदर का कास्ट तो नहीं मिला, वो छोटी कास्ट की थी। तो कहां इन्फॉर्म सिविल कोर्ट है? इन्फॉर्म सिविल कोर्ट बना भी दीजिएगा हिंदू मुस्लिम एक जैसा, तो औरत तो इतनी ही गिरी। जो औरत के नाम से सारा मुद्दा उठा था कि औरतों का बराबर राइट देंगे, तलाक हटाएंगे। ये तलाक का सिस्टम भी गौर से देखिएगा तो पूरी तरह से अशरफ का सिस्टम है। अशरफ की अपने औरतों को, अशरफ भयंकर रूप से पेट्रियार्कल है और पसमानदा पेट्रियार्कल नहीं है, स्त्री पुरुष समान है। इसका कारण है कि यहाँ ऐसा संभव नहीं है कि पुरुष स्त्री को बहुत ज्यादा ये भरण पोषण दे सके, क्योंकि गरीब है तो वहां स्त्री पुरुष दोनों को कमाना पड़ता है प्राय पसमानदा में, जनरल बात में। तो ये दोनों कमाने के चलते क्या होता है कि एक आदमी चार आदमी शादी करने अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तलाक भी इतना आसानी से नहीं दे सकता है, क्योंकि तलाक दे देगा तो दूसरा बीवी इतना आसानी से नहीं मिलेगी। जिसकी वजह से देखिएगा कि इनको बकार भाई को खराब लग रहा है कि पसमानदा औरतें ज्यादा मजबूत हो गई। वो ज्यादा मजबूत नहीं है, वो बराबर है। तो उसके अपेक्षा जो सुविधा एक सैयद मर्द को मिला हुआ है पसमानदा मर्द को नहीं है, उसको आसानी से। और सैयद मर्द ये भी कोशिश करता है कि पसमानदा में बहुत आराम से तलाक हो, तो तलाक शुदा औरतों के रूप में उसको औरतें उपलब्ध हो जाती हैं, उसको शिकार बनाता है। इसलिए वो पसमानदा मर्दों के खिलाफ उनकी औरतों को भड़काता है। ये एक बहुत सामाजिक सच है, जिसके चलते औरतें पसमानदा मर्दों को इतना पसंद नहीं करती हैं और उसमें लड़ाई करवा देता है। हम अक्सर गांव में ये हम प्रैक्टिकल बात आपको बता रहे हैं। अच्छा, तो मैं कुछ और चीज पूछ लूं। हम ये भी तो देखते हैं कि कोई एक पर्सनल लॉ भी तो नहीं है। मतलब अगर हिंदू मैरिज एक्ट की तरफ देखिए तो साउथ वाला अलग है, मामा से शादियां कर ले रहे हैं, है ना। हाँ। और जो जनजातियां उनका अलग सिस्टम है ना। तो उनके अंदर या भारत में कोई एक एक्ट भी तो नहीं है पर्सनल। तो हम क्यों करना चाह रहे हैं? खाली मुस्लिम समस्या तो है नहीं, समस्या तो तब हिंदू के अंदर या गोत्र में आ गई। मेरे दोस्त हरियाणा के थे, उनमें तो एक ये भी होता कि कोई किसी को भाई बोल दी तो उनकी लड़की से भी शादी नहीं होगी, अगर बोल भी दिया है तो भाई मान के चल रहे हैं तो फिर ये एक्ट तो उनके अभी नहीं चलेगा। फिर इसीलिए मैंने बोला ना कि बराबरी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर बराबरी को आप ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि हर समुदाय को अपना कस्टम संरक्षित करने का बराबर अधिकार है, तब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक नहीं है। इसलिए वो जो मोइनुद्दीन साहब ने बड़ा सुंदर मेटाफोर दिया कि यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म एक समान होता है, सबको समान राइट होता है, लेकिन सबका यूनिफॉर्म एक बराबर नहीं होता। लंबे लड़के का यूनिफॉर्म बड़ा होता है, छोटे यूनिफॉर्मिटी बराबरी, इसलिए कॉमन नहीं यूनिफॉर्म होना चाहिए। बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या की। तो ये यूनिफॉर्मिटी इस सेंस में होना चाहिए कि सबको न्याय मिले, जस्टिस मिले, इक्वलिटी को गहरे स्तर पर इक्वल होना चाहिए, न कि सुपरफिशियल इक्वलिटी की बात होनी चाहिए कि कोई कस्टम, आप एक नॉर्थ ईस्ट का आदमी है, मेघालय का आदमी है, और उसका मैट्रिलिनियर चलता है, मां से संपत्ति मिलता है, तो जबरदस्ती आज का कस्टम यूनिफॉर्म के नाम पे थोप दीजिएगा उस पे, तो ये भी सही नहीं होगा। इसी कारण से रशियन लोगों ने अपने कस्टम को पूरा रस कजाक यूक्रेन पे थोप दिया, और ये छोटा सा कारण, कल्चरल कारण, उसके विघटन का कारण बन गया। रूस के खिलाफ यूक्रेन सारे विद्रोह कर उठे और अमेरिका को इससे फायदा मिल गया। तो इस तरह से ये जो थोपना होता है, इसलिए इक्वलिटी को कैसे व्याख्या कर, तो हम लोग अपने पसमानदा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। और यहां क्या होता है कि सरप्लस वुमेन क्रिएट कर लेता है। ये देखिएगा पूरी तरह जाति से जुड़ा हुआ मामला है। ये तलाक का मामला भी, चार शादी का भी मामला। ये तलाक बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी के कारण बहुत आजादी चाहता है सैयद मर्द कि जब चाहे तब अपनी पत्नी को छोड़ दे। उससे क्या होता है कि वो जो रिजेक्टेड पत्नियां हैं, आप अरब में जाएंगी तो एक औरत को 4-4 पति करने पड़ जाते हैं। जवानी में बहुत धनी मानी पति मिलता है, फिर वो तलाक दे देता तो सेकंड पति, उसको एक डॉक्टर पहला मिला था तो सेकंड कंपाउंडर मिलेगा, तीसरा पति एकदम बढ़ई उड़ई मिलेगा, और चौथा तो एकदम झाड़ू पहुंचने वाला मिलेगा उसके एज के हिसाब से। तो औरतों की ये दुर्गति है उसमें। तो वो, लेकिन इस दुर्गति के कारण जो सैयद की औरत है, जो चौथी बार जिसका तलाक हुआ है या तीसरी बार, वो पूरा संभावना है कि एक जुलाहा से शादी कर ले, क्योंकि एक जुलाहा इतने गरीब आदमी होता है कि उसको बहुत नौजवान औरत नहीं मिल पाती। वैसी औरत भी मिल जाए तो वो माशाअल्लाह समझता है कि हमको एक औरत तो मिल गई। उसके बड़ी दुर्लभ चीज है औरत, क्या कि वो कमाता नहीं है। इसका एबिलिटी नौकरी चाकरी से तय होता है हमारे समाज में, जो नहीं होना चाहिए था। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फाकिर भाई मैं एक चीज बोल दूं, बस एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। तो इससे सरप्लस औरतें तैयार हो जाती है सैयदों के अंदर, तलाकशुदा, और वो नहीं चाहता है कि वो जुल्हा से शादी करे या मंसूरी से शादी करे या हलाल खोर से। तो वो क्या करता है कि एक ही 4 से शादी कर लेता है। अक्सर हमको फैजी से बताते हैं कि मौसेरी बहन इससे उससे सब शादी कर लेता है आराम से, तो उसकी सैंक्टिटी, पवित्रता बची रहती है 4 शादी लागू करने से। तो तलाक भी देने में आसानी हो जाता है और वो 4 शादी करने में भी। इसलिए वो पर्सनल लॉ पे इतना जिद पे अड़ा रहता है। ये हमारे काम की चीज नहीं है। वो डरता है कि उसकी औरतें कहीं जुल्हा से शादी नहीं कर ले, इसीलिए वो 4 शादी करना चाहता है, और कोई कारण नहीं। मैं बताऊं, और 4 शादी एफोर्ड भी कर सकता है, वो धनी मानी है। तो मामला पूरा उसका है। जी 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 जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं फाकिर साहब के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं, मैं बाद में भूल जाऊंगा। मैं फाकिर साहब की नजर एक शेर करना चाहता हूं कि मेरे खुदा महफूज। जी, आवाज आ रही है? मगर मुशायरा बन जाएगा अभी। नहीं, ये शेर बहुत जरूरी है फाकिर साहब के लिए पढ़ना कि मेरे खुदा महफूज रख उसको, बोलता है वो नबी जैसा। अच्छा क्या बात है। अच्छा ठीक है। अच्छा सवाल है इसमें शामिल करें, सिविल कोड को आज भी रिलीजियस लॉ क्यों गवर्न कर रही है, जबकि हम पॉलिटिकली मॉडर्न एज में जी रहे हैं, और इसके लिए एजुकेशन सिस्टम को किस तरह चेंज करने की जरूरत होगी। देखा जाए तो हमारी एजुकेशन सिस्टम किसी तरह का साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों में विकसित नहीं कर रहा है। देखिए मैं इसको अपने भाषा में बोल दूं इस सवाल को, कि जो डिफाइन करने का है ना कि कल्चर क्या है या कि कोई कानून इस्लामिक है कि नहीं है, तो उसकी व्याख्याकार भी मर्द बैठे हुए हैं और वही बता रहे हैं कि कौन सी चीज इस्लामिक है कौन सी नहीं है। औरत के पक्ष पे भी वही बोल रहे हैं कि हाँ औरतों को यही पसंद है, औरत को यही अच्छा लगता है और औरत को कोई समस्या नहीं है। तो सारे के व्याख्याकार वही बैठे हुए हैं। और आज भी हम रिलीजियस से क्यों गवर्न है, यही बात वो पूछ रही कि रिलीजन ही क्यों कोड को बताए कि क्या कोड बनना चाहिए क्या नहीं। मैं फाकिर भाई आपसे ही पूछ लेता हूँ क्योंकि ये सवाल आपके जोन में क्या लग रहा है, बताइए फाकिर भाई। सबसे पहले तो ये बात है कि मॉडर्निटी से क्या समझा जाता है। तो प्रायः जो वेस्टर्नाइजेशन है, यूरोसेंट्रिक जो डॉक्ट्राइन है, उसी को मॉडर्निटी समझ लेते हैं, जिसके कारण वो फ्रांस विद्वान जो मिशेल फूको करता है कि मॉडर्निज्म इज कॉलोनिज्म एंड कॉलोनिज्म इज मॉडर्निज्म। तो जो कॉलोनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट था अंग्रेजों का, उसी के तहत देखिएगा कि उन लोगों ने सारा कुछ लागू किया हम लोगों के ऊपर। और जो ब्राह्मण भी
एक एम्पायर था जो कॉलोनी जिसके हम लोग बने हुए हैं, सैयद का कॉलोनी एक पसमानदा बना हुआ है, तो वो उसके सिस्टम को हम लोगों पे लागू करना, इसी को रिलीजियस वगैरह कह दिया जा रहा है। तो रिलीजियस का तो कोई बात ही नहीं है, उसी के खिलाफ पूरा पसमानदा आंदोलन है कि रिलीजियस आइडेंटिटी के खिलाफ कास्ट आइडेंटिटी को प्रिवेल करना, उसको प्रमुखता देना। तो इनका जो सवाल है कि सिविल कोड को आज भी रिलीजियस लॉ क्यों गवर्न कर रहे हैं, तो सही बात है कि रिलीजियस लॉ गवर्न नहीं कर रहे हैं, सैयद लॉ गवर्न कर रहा है, कॉस्ट लॉ। ये सोचना ही उनका गलत है कि रिलीजियस लॉ, ये तथ्य नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। ये ब्राह्मण लॉ ही को हिंदू लॉ कहा जा रहा है, कास्ट लॉ गवर्न कर रहा है। और पेट्रियार्की, जैसे बाबा अम्बेडकर ने बहुत अच्छे से लिखा है, ये कास्ट को प्रिजर्व करने का माध्यम है। आप देखिएगा कि एक जुलाहा अपने से बड़ी सैयद से शादी नहीं कर सकता है, तो ये जो जेंडर रूल जो दिखाई देता है ना, वो असल में कास्ट लॉ है। जो ये सवर्ण औरत सैयद की औरत बोलती है कि हमको जुलाहा से शादी करने पे रोक लगा हुआ है, तो गलत है, ये गलत आर्टिकुलेशन है। उस पे रोक नहीं लगा है, सैयद की औरत पे जुलाहा से शादी करने पे रोक नहीं है, ये जेंडर प्रोहिबिशन है। जुलाहे को रोक है कि तुम सैयद से शादी नहीं करोगे, तो जो मर्दों पे प्रतिबंध है उसी को नारीवाद कह के सैयद औरत प्रस्तुत करती है, हमारे मामला को हड़प के वो नारीवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, और इससे पूरा मुद्दा भटक जाता है। इसी तरह ये कास्ट लॉ गवर्न कर रहे हैं सिविल कोड को, रिलीजियस लॉ नहीं। पहला क्लैरिफिकेशन ये है, और इसलिए गवर्न कर रहे हैं कि इसीलिए पर्सनल लॉ बोर्ड भंग कर देना चाहिए तब तक, क्योंकि वो कास्ट को कायम रखने के लिए बना है। ये पर्सनल लॉ बोर्ड, ये मुस्लिम कास्ट लॉ बोर्ड है, ये पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, ये कास्ट लॉ बोर्ड है। कास्ट कैसे मेंटेन रहे वही उसका प्रमुख चिंता है। और जितने ये पर्सनल लॉ, और ये जो बहुत मॉडर्निटी की बात कर रही है साइंटिफिक, तो मॉडर्निटी ये है कि जब आप उत्तर आधुनिक सिस्को को पढ़ेंगे आप, या एरिक फ्रॉम को पढ़ेंगे, या तमाम जो अभी सो कॉल्ड मॉडर्न थिंकर को आप जब पढ़ेंगे, लुइस इर्गा राय को पढ़िए सेक्सुअल डिफरेंस, या जूडी बटलर को, तो आप पाएंगे कि पूरा डिजायर को ही कंट्रोल करना एक फ्यूडल धारणा है। ये जो डिजायर है, ह्यूमन जो शादी करता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, तो जो स्त्री पुरुष के बीच में लॉ, और ये क्या मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो ये काजी ही जो बीच में बार बार लॉ बना रहा है, यही गलत है। जब अगर बहुत मॉडर्न दृष्टिकोण से जिद्दत से सोचा जाए तो ये गवर्न ही नहीं होना चाहिए। ह्यूमन डिजायर को गवर्न करने का ही ख्याल बहुत ही बेहुदा है, मैं शुरू में ही बोल चुका हूं। तो ये, लेकिन हम लोग क्या, दो आदमी का गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के गोल के रूप में मैं बोलता हूं, जो बेगम पूरा की बात रैदास करते हैं कबीर अमर देशवा का, तो वहां ये सब होना ही नहीं चाहिए जो एक यूटोपिया है। लेकिन अभी के लिए औरतों का रक्षा के लिए, अभी तो मर्द ज्यादा पावरफुल है, अभी का सत्य यही है, तो उसके खिलाफ अगर कोई प्रोटेक्शन, जैसे हम लोग के लिए आरक्षण दिया है पसमानदा के लिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, गैर बराबरी नहीं है। जो बार बार मेरिट वाले यूथ फॉर इक्वलिटी केजरीवाल कहा करता था कि इक्वलिटी नहीं है, तो ये बराबरी नहीं है, बराबरी की धारणा को गलत ढंग से लेता है। तो कुछ औरतों के प्रोटेक्शन के लिए आता है, गलत नहीं है। और वो प्रोटेक्शन में मैं एक केरल का कहानी सुनाना चाहूंगा। एक औरत थी चक्की जनजाति की, तो चक्की, तो इन औरतों को स्वतंत्रता के नाम पे, दलित औरतों को, पसमानदा औरतों को आजादी के नाम पे, असल में इसको अवेलेबल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है कि हमारी औरतें उनके लिए अवेलेबल रहें। जो बार बार वो कोट अजमल साहब करते हैं कि पानी भरने के लिए हमारी औरतें जाएं, वो स्कूल में न पढ़ें ताकि ये उनको तार सके, आंखें सेक सके। तो ये हमारी औरतों को स्वतंत्रता इसलिए देना चाहते हैं, जो मॉडर्निटी वगैरह की एजुकेशन सिस्टम की जो बात चल रही थी, तो इसलिए देना चाहते हैं कि वो स्वतंत्र होकर इनके लिए उपलब्ध। जैसे अल्जीरिया एक वो था, कॉलोनी था ये फ्रेंच लोगों का, तो वहां फ्रेंच लोग उसको नंगा करना चाहते थे औरतों को, ताकि देख सके। या केरला में औरतों को अस्त्र नहीं ढकने दिया जाता। तो ये जो पसमानदा औरत है, क्योंकि औरतों की बात आएगी जब पर्सनल लॉ बात, स्त्री पुरुष संबंध, मैरिज के बारे में, तो औरतों की बात आएगी। और औरतों की बात लेकर ही बीजेपी बोलती है कि चाहिए नहीं हो, वो नहीं हो, उनको बराबर अधिकार हो। पूरा मामला पर्सनल लॉ औरतों से जुड़ा हुआ है, इसलिए औरतों की बात है। तो वो उनकी, इनकी समस्या की पिंजरा तोड़ो, और हमारी समस्या ये है पसमानदा औरत की कि वो रात को डरते रहती है कि दरवाजा टूटा हुआ है, कोई मिसक्रिएंट गुंडा घुस के बलात्कार न कर दे। तो हमको पिंजरा बनाओ, ये पसमानदा औरत का समस्या है कि पिंजरा बनाओ, तोड़ो मत, ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो हमारी मांग है, अल्जीरिया का इतिहास, फैनन वगैरह को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वहां की औरतें लड़ाई की कि उनको घुटने के नीचे पहनने दिया जाए।
तो ये अलग पूरी तरह से हमारा पर्सपेक्टिव अलग है हमारे लिए। और पसमानदा क्योंकि प्रकृति और मेहनत करता है तो ऐसे भी साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक होने की जरूरत है सैयद को है, ब्राह्मण को है, वही आर्ट्स और कहानियां बनाता है। हम लोग तो टेक्निकल काम करते हैं फील्ड का, साइंटिफिक अनसाइंटिफिक होना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा ब्लैक जी, मैं ये कह रहा था कि